इसमें नोट करिएगा, पहले इसकी डेफिनेशन इंटेंसिटी होती क्या है। द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द एनर्जी क्रॉसिंग per unit area per unit time in a direction. The energy crossing per unit area per unit time in a direction. Energy crossing per unit area per unit time in a direction perpendicular to the direction of propagation. In a direction perpendicular to the direction perpendicular to the direction of propagation is called intensity of the wave. Is called intensity of the wave. Is called intensity of the wave. तो आप ये देखिएगा कि इसमें इंटेंसिटी की जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इंटेंसिटी का मतलब ये है कि उसका, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूँ कि हमने एक ना ट्यूबलाइट ऑन करी और ट्यूबलाइट में से रोशनी निकल रही है, तो ऐसे तो जनरल लैंग्वेज में हम ये बोल देते हैं कि इसकी रोशनी ज़्यादा है, इसकी रोशनी कम है। तो जिसकी रोशनी ज़्यादा है हम ये कहेंगे इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, या इसकी ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकना, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा चमक रही है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे इसकी इंटेंसिटी कम है तो इसका मतलब कम चमक रही है। इसी तरह से अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी की बात करी जाती है, तो इंटेंसिटी का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस पर्पज से यूज करी जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो जनरली कम्युनिकेशन के पर्पजेस से यूज करी जाती हैं, जैसे कि हमारा जो वाईफाई इंटरनेट होता है, हमारा जो नमस्ते, हमारा जो भी कम्युनिकेशन है मोबाइल फोन्स के थ्रू जो है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी असरदार हैं वो मतलब है, वो इसका मेजर है इसकी इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी क्या होती है कि अगर हमने कोई भी एक एरिया ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाता है कि आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकालो, तो रेक्टेंगल का एरिया तो हम आराम से निकाल लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन हमें कोई अगर अजीब सी फिगर दे दी जाए, ये कोई अजीब सी फिगर दे दी जाए और हमसे ये कहा जाता है कि आप इसका एरिया निकालिए, तो हम इसको कैसे करते हैं, हम इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करके निकालते हैं उसका एरिया। कैसे, ये जो अजीब सी फिगर है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बहुत छोटे छोटे एरियाज में, ऐसे। छोटे छोटे एरियाज में इस तरह से डिवाइड करते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें से बीच में, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर ये एक स्क्वायर नजर आ रहा है और मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे स्क्वायर्स आइडेंटिकल ही हैं, तो हम इस स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे मैग्नीफाई करके थोड़ा सा हमने बड़ा ले लिया इसको, स्क्वायर को। फिर हम बोलते हैं कि इसका जो साइड है वो dx है और स्क्वायर है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों dx ही होंगी, ऐसे बोल देते हैं। और फिर इससे हम क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, और स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद फिर हम काउंट करते हैं कि इसमें ऐसे कितने स्क्वायर्स होंगे, ठीक है, वो काउंट करते हैं। तो एक स्क्वायर का एरिया निकाला और मान लो इसमें ऐसे 50 स्क्वायर्स हैं, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हम कहते हैं कि इसका ये एरिया इतना आ गया। तो ये तो हो गया लेंदी प्रोसीजर इसके एरिया को कैलकुलेट करने का, उसी के शॉर्टकट मेथड्स को ही हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से काट कर निकाल लेना, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह की होती है कि इलेक्ट्रिक वेव
तो इस तरह से ट्रेवल करेगी, और जो मैग्नेटिक वेव है वो इस तरह से ट्रेवल करेगी, मतलब ये तो वाई में वाइब्रेट करेगी, वाई एक्सिस के अबाउट, और ये जेड एक्सिस के अबाउट आगे पीछे वाइब्रेट करेगी। दोनों ट्रांसवर्स होंगी, यानी कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो हम बार बार इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी करने से बढ़िया हम क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेंगे। जैसे ये बड़ा एरिया था, इस बड़े एरिया में से ये छोटा सा मैंने स्क्वायर निकाल लिया और फिर इसको स्टडी कर लिया, स्क्वायर को। तो इसी तरह से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से यहां से मैं एक छोटा सा, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो ऑनलाइन वालों को, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से छोटा सा एक सिलेंड्रिकल पीस निकाल रहा हूं। एक छोटा सा मैंने सिलेंड्रिकल पीस निकाल लिया। अब ये जो सिलेंड्रिकल पीस है, इस सिलेंड्रिकल पीस पर इलेक्ट्रिक वेव का भी असर होगा और इस पर मैग्नेटिक वेव का भी असर होगा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बन रही थी ना, उसी के अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया। और अगर इस टुकड़े में वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो मैं बोलूंगा पूरी वेव में इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर इसमें इंटेंसिटी कम होगी तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी। समझ गए? ये नीचे वाली, ये असल में क्या है ना कि आगे की तरफ और पीछे की तरफ, तो वो आगे और पीछे एक्चुअल में 3D होता है ये, तो इसलिए टेढ़ा करके दिखा देते हैं। जैसे ये होती है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, तो जेड एक्सिस आगे की तरफ होती है। मैं उस आगे को बोर्ड पर दिखा नहीं सकता, आप भी नोटबुक पर दिखा नहीं सकते, तो उसको हम ऐसे टेढ़ा करके दिखा देते हैं। तो इसी तरह से ये जो वेव है ये ऐसे आगे और फिर ऐसे पीछे जा रही है, आगे और फिर पीछे। हाँ, जेड एक्सिस के अबाउट ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका प्रोपगेशन हो रहा है, यानी कि ट्रैवलिंग हो रही है एक्स एक्सिस के अबाउट, और ये जेड एक्सिस के अबाउट के आगे वेव आ रही है, और ये फिर ये ऐसे पीछे जा रही है इसकी, मतलब ये इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये तो इलेक्ट्रिक वेव की हो गई। ठीक है, और मैग्नेटिक वेव की पॉजिटिव हाफ साइकिल आगे की तरफ और नेगेटिव हाफ साइकिल पीछे की तरफ, इस तरह से होती है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, कभी इसको ना यूट्यूब पर डालकर देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन, वो डालकर देखिएगा तो आपको ना वो 3D में वो व्यू दिखा देंगे, तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में ड्रॉ करेंगे तो आप इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, थोड़ी टेढ़ी सी ये वाली वेव बनेगी, ये वाली सीधी सीधी बनेगी। तो उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर से एक छोटा सा पीस निकाल देंगे। अच्छा, अब इंटेंसिटी है क्या? इंटेंसिटी है एनर्जी क्रॉसिंग। अब मान लो कि ये पूरी की पूरी वेव है, तो बिल्कुल भी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं सिलेंडर कहाँ से लेकर आ गया। सिलेंडर मैंने कहाँ से काट कर निकाला, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर में से। अभी मैं लिखवा दूंगा ये सब कुछ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर से मैंने सिलेंडर काट कर निकाला। अब इस सिलेंडर को मैं आराम से ये देख सकता हूँ कि इस सिलेंडर में इंटेंसिटी कितनी होगी। इस सिलेंडर, ये सिलेंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से निकला है, तो इसी में मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा। इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू एनी एरिया पर, एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू एनी एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, ये सिलेंडर निकाल लिया। यहाँ पर नोट करेंगे आप, एक लाइन लिखें लिखिएगा, सपोज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव suppose a plane electromagnetic wave propagates along x-axis, propagates along x-axis with speed with speed c, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एज शोन, मैं अभी फिगर बनाकर बताऊंगा। विद स्पीड सी, सी का मतलब आप समझ जाइए, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, consider a cylindrical volume with area of cross section A, consider a cylindrical volume with
कंसिडर अ सिलिंड्रिकल वॉल्यूम with area of cross section capital A and length c delta t along the x axis. बना रहा हूं अभी, ये कुछ मत बनाओ, ये कुछ मत बनाओ. And length c delta t along the x axis, along the x axis. अब डायग्राम बना लेंगे आप. ये सिलेंडर है और इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको मैंने मान लिया कैपिटल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को. और ये सिलेंडर कहाँ से निकला? इस वेव के अंदर से निकला. तो ये जो है ये ट्रैवल कर रही है पूरी की पूरी वेव स्पीड ऑफ लाइट से, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, उससे ट्रैवल कर रही है. तो ये छोटा सा टुकड़ा भी उसी से ट्रैवल करेगा. ठीक है. अब हम ये कह रहे हैं कि यहां से लेकर और यहां तक वाली इसकी जो लेंथ है ये सी डेल्टा टी है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हमने ये कहा कि हम छोटे से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए देखेंगे उसको. तो थोड़ा सा टाइम इंटरवल क्या है, उसको मैंने ले लिया डेल्टा टी. तो उस थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए मैंने कहा कि वेव के अंदर छोटे 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 सर्कुलर रिंग्स बने हुए हैं. ठीक. एक मान लो एक सर्कल का छोटा सा छल्ला, छोटा सा रिंग यहाँ पर था और वो डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया. डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में तो जो वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, सी स्पीड ऑफ लाइट से. तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई रिंग है, हाँ अगर कोई रिंग है और ये जो सर्कल है, सॉरी, ये सर्कल चलते 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 यहाँ तक आ जाए, ऐसे 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 यहाँ तक आ जाए, तो इसका जो पाथ है इट विल लुक लाइक अ सिलेंडर. ठीक है. तो ये यहाँ से चला. ठीक. वैसे तो चलती आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन मैं सिर्फ डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन के लिए चेक कर रहा हूँ. तो ये जो सर्कुलर रिंग है ये यहाँ से चला और डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में ये चलकर यहाँ पहुंच गया. ठीक है. तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? डिस्टेंस कितना होता है? देखो सिंपली देखिए, स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. अब ये देखिएगा स्पीड क्या है यहाँ पर, सी स्पीड ऑफ लाइट, और डिस्टेंस मैं नहीं जानता और टाइम कितना है डेल्टा टी. तो अगर सी को डेल्टा टी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी डेल्टा टी. तो ये जो छोटा सा रिंग है, ये छोटे से रिंग ने डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो सी डेल्टा टी हो गया. अब समझ में आ गया, डिस्टेंस सी डेल्टा टी हो गया. और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका कैपिटल ए. ठीक है. अब आप नोट करें इसमें एनर्जी कंटेन्ड ये ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? बता दीजिए. ऐश्वर्या, कनिष्का, मिलन, प्रेषा, श्रुति. यस सर. ठीक है. कौन सा वाला? अच्छा, ये तो इसकी डेफिनेशन है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो मैं प्रेशर का फॉर्मूला बोलता हूँ फोर्स पर यूनिट एरिया. तो ऊपर फोर्स आ गया और नीचे एरिया आ गया. अगर मान लीजिए मैं पावर का फॉर्मूला बोलता हूँ तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो पर यूनिट जो भी है वो डिनोमिनेटर में आ गया. इसी तरह से इन्होंने बोला द एनर्जी क्रॉसिंग, तो एनर्जी क्या हो गई, हम एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यू पर यूनिट एरिया यानी कि अपॉन में ए, पर यूनिट टाइम यानी कि अपॉन में टी. तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारे पास आई आ जाता है. आई करंट को भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी को भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये उसकी डेफिनेशन है, सिर्फ इंटेंसिटी की डेफिनेशन है. ठीक है. एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया. ठीक. तो अब आप ये कहेंगे अच्छा, और वो जो होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए.
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है। तो देखिएगा, अब इसमें आप नोट करें, द एनर्जी कंटेन्ड इन दिस सिलेंडर the energy contained in this cylinder the energy contained in this cylinder crosses the area capital A crosses the area capital A in time delta t as the wave propagates with speed c. As the wave propagates with speed c. ठीक है। तो एनर्जी कंटेन्ड इज इसको कैसे लिखेंगे? U is equal to average energy density. U is equal to average energy density into volume. U is for energy. For energy, U energy हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ही तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। जैसे नॉर्मली हम डेंसिटी की बात करते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से, अच्छा मैंने एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्यों लिखा? क्योंकि एवरेज एनर्जी डेंसिटी हम लास्ट क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं, इस वजह से मैंने यहाँ लिखा एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखिएगा, तो यहाँ से एक्चुअल में ये स्मॉल यू ही है, लेकिन इसको लिख देते हैं थोड़ा बड़ा करके, ये तो एनर्जी के लिए हो गया। और जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है उसके लिए लिखते हैं स्मॉल यू, उसके लिए लिखते हैं स्मॉल यू। दिखने में दोनों एक जैसे ही हैं, बस इसको थोड़ा सा साइज इसका बड़ा बना देते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा। अब वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? ये सिलेंडर का रेडियस होता है आर। ठीक है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाता है इसका? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो सर्कल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है इसकी हाइट। तो अगर पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाती है। समझ गए? पाई आर स्क्वायर एच। सिमिलरली यहाँ पर वो पाई आर स्क्वायर निकालने का तो चक्कर है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा एरिया मुझे ए दे रखा है और ये हाइट कितनी है? सी डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम की जगह मैं लिखूंगा ए मल्टीप्लाइड बाई सी डेल्टा टी। ये समझ में आया कि नहीं? समझ गए? ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनर्जी। ठीक है, मेरा टारगेट किस चीज पर है कि पहले मैंने एनर्जी निकाली, एरिया और टाइम ड्यूरेशन मुझे पता ही है, इंटेंसिटी अब निकल जाएगी आराम से। तो नोट करें, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू, देयरफॉर intensity of the wave is equal to I is equal to energy per unit area per unit time, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये हो गया। ठीक है, तो I इज इक्वल टू एनर्जी कितना? यू ए सी डेल्टा टी, यू ए सी डेल्टा टी अपॉन एरिया ए और टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, ए से ए कट गया, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई? यू सी। स्मॉल यू का मतलब है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, और सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट।
और I इज इक्वल टू और I इज इक्वल टू, ये स्मॉल यू है, स्मॉल यू की वैल्यू हम हर तरह से निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक वेव की, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी निकाल चुके थे और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में भी निकाल चुके थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में स्मॉल यू क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो नोट करें यहाँ पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई यू की, स्मॉल यू की वैल्यू ये हुई, और मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था, मैंने ई नॉट इस वजह से लिखा है क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड जब आएगा तो ई नॉट लिखेंगे, विच इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, बल्कि हाफ हटाइए यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट, और ये जो ई नॉट स्क्वायर है, ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर, और ई नॉट अपॉन रूट टू होता है इसकी आरएमएस वैल्यू। आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर इंटू सी। ठीक, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, सॉरी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में निकालना है तो क्या होता है, ये जो u है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 म्यू नॉट वी नॉट स्क्वायर इंटू सी। अब इस 2 को इधर ले जाओ, तो यहाँ से आई क्या हो गया, 1/μ0 बी नॉट अपॉन रूट टू का स्क्वायर इंटू सी। बी नॉट अपॉन रूट टू क्या हो गया, बी आर एम एस, तो आई इज इक्वल टू 1/μ0 बी आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी। तो इंटेंसिटी के 3 फॉर्मूले हो गए, एक हो गया U इंटू सी, एक हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, और एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ये। तो 3 फॉर्मूले हो गए आपके इंटेंसिटी के। और नोट करके लिख लीजिएगा क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा गया था, प्रूव दैट इंटेंसिटी ऑफ एन EM wave is directly proportional to electric और मैग्नेटिक फील्ड्स। ये आप समझ ही गए होंगे कि भाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ पर आप समझ ही गए कि भाई इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें आपको यही प्रूव करके दिखा देना है बस। ठीक है, अगला टॉपिक नोट करेंगे, मोमेंटम ऑफ एन ईएम वेव। मोमेंटम ऑफ एन ईएम वेव।
मोमेंटम ऑफ एन ईएम वेव, तो हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करती है, ठीक। तो इसका मतलब जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो वो अगर कहीं पर भी किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, जब वो स्ट्राइक करेगी तो फिर कोई मोमेंटम भी होगा, ठीक है। हमें जब भी किसी भी बॉडी का अगर हम मोशन स्टडी कर रहे हैं तो अनटिल एंड अनलेस वहां पर कोई कोलिजन नहीं हो रहा है तब तक मैं मोमेंटम की बात नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि मास इनटू वेलोसिटी, ये हमने देखा था स्ट्रेट लाइन मोशन में मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेव के रिस्पेक्ट मतलब वेव की अगर हम बात करते हैं तो फिर मोमेंटम क्या होता है वो नोट करेंगे। भाई मोशन तो है, और जब मोशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर में ट्रेवल करती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं ना कहीं ना टकराए। समझ रहे हैं? हम हैं तो हम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स न जाने कितनी टकरा रही हैं, और कोलाइड कर करके न जाने कहाँ कहाँ, जहां से उसको रास्ता मिल रहा है वहां से वो जा रही है, ठीक। तो टकराना तो होगा, और जब टकराना होगा तो इम्पल्स भी होगी, इम्पल्स होगा तो मोमेंटम भी होगा। नोट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करा जाता है। लिखिएगा, एन ईएम वेव ट्रांसपोर्ट्स लीनियर मोमेंटम, एन ईएम वेव ट्रांसपोर्ट्स an EM wave transports linear momentum as it travels through space. As it travels through an EM wave transports linear momentum as it travels through space. Full stop. If an EM wave transfers a total energy if an EM wave transfers a total energy capital U to a surface, capital U to a surface in time small t, in time small t, comma, then total linear momentum delivered to the surface is, then total linear momentum delivered to the surface is small p is equal to u upon small c, ठीक है। सवाल ये उठता है कि दिमाग में बार बार ये आता है कि अरे भाई लीनियर मोमेंटम तो हमने एक वही चीज पढ़ी थी मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर मास वाला तो कुछ जिक्र आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जब हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी तो एनर्जी डेंसिटी में भी मास का जिक्र नहीं था, सिर्फ एनर्जी का ही जिक्र था। क्यों? क्योंकि वेव है, वेव में भी अगर मास होने लगा तो पूरा एटमॉस्फेयर ही हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो वेव में कोई मास नहीं होता, और वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ उसकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करके चलेंगे, सॉरी एनर्जी डेंसिटी की बात, एनर्जी की बात करके चलेंगे। कैपिटल यू का मतलब याद रखिएगा एनर्जी, और स्मॉल यू का मतलब याद रखिएगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी, समझ गए? स्मॉल यू एवरेज एनर्जी डेंसिटी, और कैपिटल यू एनर्जी, सिर्फ एनर्जी, ठीक। तो एनर्जी अपॉन स्पीड, एनर्जी अपॉन स्पीड, ये अगर करेंगे तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे यहां पर, इफ द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड। अच्छा यहां लिखें एक चीज इधर साइड में लिखना है, फॉर कंप्लीट, फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यू, ठीक है। फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यू मतलब अगर वेव ने ट्रेवल करा और वेव टकराई किसी किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकराई,
और उस ऑब्जेक्ट ने उसकी पूरी की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक, तो तब तो उसका लीनियर मोमेंटम ये हो गया। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होगा, ये परफेक्ट एनर्जी देखिए ट्रांसफर होती है, लेकिन क्या है ना कि मैं इसमें मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, तो मोमेंटम में क्या बताऊं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो होता है, इलास्टिक कोलिजन में तो ये है कि वो टकराएगा और वापस जाएगा, बाउंस बैक करेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक वाली बात कर रहे हैं शायद आप, कि वो एकदम वहीं के वहीं चिपक जाता है, ठीक है ना। तो इसको वैसे ना समझा जाए, इसमें बस ये समझिए कि जैसे मान लीजिए वेव आ रही है, और वेव आकर ना उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, खत्म हो गई, अब वेव रही ही नहीं, अब वेव बची ही नहीं, क्योंकि उसमें तो ऑब्जेक्ट तो रहता है, उसमें ऑब्जेक्ट रहता है, बस ये है कि वो एक साथ जो है वो चिपक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आके जो वेव है वो सारी की सारी उस ऑब्जेक्ट ने ही एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है ना। तो क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि एक वाईफाई डिवाइस लगी हुई है, और वाईफाई डिवाइस से हमको हमारे किसी फ्रेंड ने कोई फोटो भेजी, तो वो फोटो पहले ओवर द एयर गई, ओवर द एयर जाने के बाद में फिर किसी एक ऑपरेटर के थ्रू, उसको कैरियर मिला, कैरियर मतलब जिस पर वो सुपर इम्पोज करके हवा में ट्रेवल कर रही है। उसके बाद उसका टारगेट ये था कि वो हमारे पास वो फोटो पहुंच जाए, तो हमारे पास वो फोटो पहुंच गई, तो उस वेव को हमारी जो मोबाइल डिवाइस है उसने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, तो वहीं पर आकर खत्म हो गई। तो ऐसे में क्या होता है कि एक जो भेजता है उसकी डिवाइस कहलाती है ट्रांसमीटर, और जो रिसीव करता है उसकी डिवाइस कहलाती है रिसीवर। रिसीवर पर 100% एब्जॉर्प्शन होता है, और जो ट्रांसमीटर का एंड है, ट्रांसमीटर के एंड पर 100% रेडिएशन होता है, तो वो रेडिएट कर रहा है, हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये टू वे प्रोसेस होता है। अगर याद हो तो कभी पुरानी कोई फिल्म देखी हो, तो पुरानी फिल्म में क्या होता था, ट्रांसमीटर और रिसीवर अलग होते थे, ट्रांसमीटर और रिसीवर अलग होते थे। जब ग्राहम बेल का जो टेलीफोन था, तो उसमें एक बंदा अपने कान से यहाँ पर लगाए रखता था और मुंह से ऐसे इधर से बोलता था, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है ये रिसीवर है, तो रिसीवर का वायर अलग जाता था उस टेलीफोन में, और ये ट्रांसमीटर, बिकॉज मैं वहां से कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी वॉइस ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर अलग अलग होता था, अब एक जगह ही है, अब एक जगह ही है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि हम रिसीविंग एंड की बात कर रहे हैं, तो वो वेव पूरी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली उसने। लेकिन कुछ वेव्स ऐसी भी होती हैं कि रिफ्लेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें, इफ द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड, अभी इसका रिफ्लेक्शन का एग्जांपल बताता हूँ। इफ द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड, if the wave is totally reflected, the momentum delivered will be if the wave is totally reflected, the momentum delivered will be 2u upon small c, 2u upon small c, comma, because the momentum of the wave will change from will change from will change from p to minus p, p to minus p। ऐसे केस में मोमेंटम बढ़ जाता है वेव का। इसका एग्जांपल अभी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने मोबाइल डिवाइस से या मैंने अपने लैपटॉप से एक अपना मेल आईडी खोलकर मैंने कोई मेल भेजा किसी को, ठीक है, और मैंने ना ऐसी गलत सलत कोई भी ईमेल आईडी गलत सलत डाल दी। तो अगर हम कोई भी ऐसी गलत सलत ईमेल आईडी डाल देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि उसको रिसीवर नहीं मिला। हम तो ट्रांसमिट कर रहे हैं ना अपना कंटेंट, तो हमने ट्रांसमिट करा, लेकिन उसको रिसीवर नहीं मिला। तो रिसीवर जब वो नहीं मिलेगा, तो वो सर्वर एंड पर जाएगा, और सर्वर क्या करता है, सर्वर सर्वर उसको एक पाथ प्रोवाइड करा देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वोडाफोन का अगर इंटरनेट यूज कर रहा हूँ,
तो सर्वर जो है वो वोडाफोन का होगा, कोई एयरटेल का यूज कर रहा है तो सर्वर एयरटेल का होगा। तो सर्वर क्या हो गया, सर्वर बेसिकली एक बड़ा सा हब हो गया जो डायरेक्शन देता है, वेव्स को पाथ बताता है कि आपको इस पाथ से जाना है। भाई मैं वोडाफोन वाला हूं तो आपको इस वाले पाथ से जाना है, कोई दूसरा एयरटेल वाला है तो उसको इस पाथ से जाना है। ठीक, तो इसी तरीके से हमको पाथ तो मिल गया, लेकिन उसके बाद रिसीवर एंड तक वो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो वेव इधर उधर भटक करना और फिर टोटली रिफ्लेक्ट बैक होकर सेंडर के पास ही आती है, जिसको आप देखते हैं। अगर एसएमएस देखेंगे तो उसमें मैसेज सेंड फेलियर का नोटिफिकेशन, आपने भेजा तो अपने फ्रेंड के पास था लेकिन फ्रेंड का मोबाइल नंबर गलत था। ठीक है, तो वो एक फेलियर नोटिफिकेशन वो आपके पास आता है, तो आपके पास एक एसएमएस आया ना, वो भेजा तो आपने कहीं और था, जाना कहीं और चाहिए था, वो वहां नहीं जाकर आपके पास आ गया। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। तो आप ये देखिएगा कि जाने का मोमेंटम पी तो वापस आने का माइनस पी, और अगर उसकी इंटेंसिटी की बात करी जाए तो जाने का भी यू बाई सी और वापस आने का भी यू बाई सी, तो दोनों जब ऐड हो गए तो कितना हो जाएगा, टू यू बाई सी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये होता है। और तो और मेल में तो आपने देखा होगा, मेल में तो पूरा का पूरा कंटेंट भी वो वापस भेज देते हैं, जैसे आपने किसी को कोरियर भेजा हो और वहां पर घर के बाहर ताला लगा हुआ मिला हो और वो वापस आप ही को भेज देते हैं। ठीक है, वो चीज, तो इस वजह से ये टू यू बाई सी हो गया। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? इंटेंसिटी Yes, और sir. मोमेंटम दोनों क्लियर है? Yes, ठीक sir. है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। अगला नोट करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाई एन ईएम वेव। प्रेशर एक्सर्टेड बाई एन ईएम वेव। ये प्रेशर एक्सर्टेड बाई एन ईएम वेव, अगर कोई आपका जानकार किसी कॉल सेंटर में काम करता हो ना, वो बता देगा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाई एन ईएम वेव क्या होता है। वो जो वो प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है कि मतलब एक तो चीज ये हो गई कि आप बैठे हुए और आपको किसी ने ना धक्का लगाना शुरू कर दिया, भाई दबाओ इसको, दबाओ दबाओ दबाओ, तो दबाता जा रहा है दबाता जा रहा है, तो ये तो हो गया मैकेनिकल प्रेशर। ठीक है, फिजिकल प्रेशर। उसमें क्या है, उसमें ये है कि जो वेव्स हैं वो लगातार माइंड को, ब्रेन को लगातार स्ट्राइक करती रहती हैं करती रहती हैं करती रहती हैं। तो वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअल में होता है। जितने भी लोग हैं जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, उनके जो टाइम ड्यूरेशन हैं वो फिक्स होती हैं, 8 घंटे मैक्सिमम। ये 8 घंटे तक ब्रेन उस चीज को सह लेगा, लेकिन उसके बाद कंडीशन ये है कि आपको 8 घंटे की स्लीप भी चाहिए, आपके माइंड को रेस्ट चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है, एनजाइटी। एनजाइटी मतलब बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं, ठीक है, बैठे 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 नाखून खा रहे हैं, बाल खुजा रहे हैं, या और किसी तरीके की और कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही नॉर्मली बैठे हुए हैं, पसीना ही आने लगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये वो प्रेशर होता है जो ईएम वेव की वजह से जाता है, जो हमारे ब्रेन में जाता है। इसी वजह से आप खुद भी ये देखते होंगे कि अगर बहुत ज्यादा आप मोबाइल का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा आप मोबाइल का यूज करते हैं, तो थोड़ी देर बाद में आप खुद फील ये करेंगे कि आपको भी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, वो प्रॉब्लम यही है कि अब मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी ने कुछ बोला तो पलट कर उल्टा सीधा जवाब दे दिया, क्यों, मेरे से बात मत कर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो एक्चुअल में वो दिमाग खराब होता ही है, वो होता ही है। हाँ हाँ सही में, क्या चीज, वो रिलैक्स तब मिलता है ना जब आप, वो रिलैक्स तभी तो मिलता है जब आपका माइंड रेस्ट में हो। जब आपका माइंड रेस्ट में हो, ऐसा तो है नहीं कि आप परेशान चल रहे हो किसी बात में और आपने फोन देखा और आप खुश हो गए। ठीक है, तो वो प्रेशर भी होता है, ईएम वेव का प्रेशर होता है। ईएम वेव हमेशा निकलती है अगर डिवाइसेस ऑपरेशनल हैं, अगर डिवाइसेस ऑपरेशनल हैं। हाँ, अगर डिवाइसेस ही ऑपरेशनल ना हो तो मतलब पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर निकलनी ही बंद हो जाए, तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हमारे एनवायरनमेंट पर, ग्लोबल वार्मिंग पर पूरे पर असर पड़ेगा। इसके लिए तो आपने वो फिल्म भी देखी होगी, रोबोट 2.0 जो आई थी ना, वो देखी थी ना, उसमें वो आदमी होता है, वो कहता है भाई इसको आप एक रेस्ट्रिक्टेड जो वो है, लिमिट है, आप उससे ज्यादा ट्रांसमिट कर रहे हैं सिर्फ अपना मतलब पैसा कमाने के लिए। देखी है किसी ने कि नहीं देखी? फिल्म फ्लॉप हुई थी, फिल्म फ्लॉप हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो किसी किसी लोगों को, किसी किसी को ही अच्छी लगेगी। 2.0 2.0 थी, मतलब उसमें ये सारी चीजें दिखाई थी। और उसमें इसमें उसमें उसने ये भी बोला था कि वो जो बर्ड लाइफ है हमारी, जो बर्ड लाइफ है, जो सी लाइफ है, वो भी डिस्टर्ब हो रही है इससे। ठीक है ना, हम लोग तो रेसिस्ट कर रहे हैं,
हम तो सब कुछ कर जाते हैं रेसिस्ट, ठीक है ना। तो उन पर सब पर असर पड़ता है उस चीज का। तो खैर अब तो ये हिस्सा बन चुकी है, लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, अब इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए खैर नोट करेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि व्हेन एन ईएम वेव फॉल्स ऑन अ सरफेस, when an EM wave falls on a surface, it exerts pressure on the surface. It exerts pressure on the surface. Full stop. This pressure is called radiation pressure. This pressure is called radiation pressure. जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लो मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी के सर में दर्द है, किसी को फीवर हो रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले ये लिख देता है कि वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, वो एक ही रटी रटाई उनकी वो सेट ऑफ मेडिसिन है, वो ही सबको देंगे। ठीक है, वो पैरासीटामोल और वो कफ सिरप वगैरह वो सब वो रटा रटाया उनका चलता रहता है। तो इसी तरीके से वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा जो है, वायरल इन्फेक्शन जो है वो लिख लिख कर इतने पक जाते हैं डॉक्टर, इतने पक जाते हैं कि जब वो लिखते हैं ना वायरल इन्फेक्शन, तो फिर वो मेडिकल स्टोर वाला ही समझ जाता है कि जी वी और आई समझ में आ रहा है, बस बाकी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने पूछा भी था, जीजा जी से पूछा था, वो डॉक्टर है, मैंने कहा कि ये राइटिंग का क्या चक्कर है, समझ में ही नहीं आती। वो कहने लगे कि वो जब एक ही चीज तुम बार बार लिखते रहोगे सुबह से लेकर रात तक, अगर तुम भी ना लास्ट में इरिटेट हो जाओगे, यूं करोगे ऐसे करके, अगर नींद में भी कोई लिखवाएगा ना, आंख बंद में भी तुम ऐसे ही लिख दोगे उसको। हाँ, तो वो ऐसा ही होता है, अजीब सी चीज। इसी तरह से अगर कभी आपके किसी जानकार का वास्ता पड़ा हो, उसको किसी साइकेट्रिक हेल्प लेने की जरूरत पड़ी हो, तो वो सबसे पहले यही चीज लिखते हैं, यही टर्म लिखते हैं, रेडिएशन प्रेशर। और सबसे ज्यादा केसेस उनमें आप लोगों की एज के बच्चों के ही आते हैं। पेरेंट्स कहते हैं जी ये मतलब हम इसे सुबह सुबह उठाते हैं, तो ये कहता है मेरे से बात मत करो, ज्यादा उठाते हैं तो गाली दे देता है हमको उल्टा, है ना। तो ये तो ज्यादा हो गया जी, ये तो ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम आपके पास लेकर आए हैं। तो वो कहते हैं दिस इज नथिंग, दिस इज रेडिएशन प्रेशर। तो वो रेडिएशन प्रेशर यही है कि वो क्या है, वो वोडाफोन और एयरटेल के नाइट आवर्स चलते हैं ना, उसमें डेटा जो है वो फ्री कर देते हैं। हाँ चलो, वो तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है, इसका ये फोन आ रहा है क्या? अच्छा, कुछ वो सिंबल बना हुआ आ रहा था, मुझे लगा। तो वो जो चीज है, वो चीज यही है कि हमको पता ही नहीं चलता, और हम बैठे हुए हैं, रात के 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, जब लगता है ना यार कुछ रोशनी से होनी शुरू करी है, रोशनी से तो मुझे एलर्जी है, पर्दा डालो और सो जाते हैं। ठीक है, तो ये वो वाली चीज है। तो ये ईएम वेव जो है ये रेडिएशन प्रेशर डालती है। और हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये रेडिएशन प्रेशर डालती है, और उस रेडिएशन प्रेशर को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसी चीज को हम ना, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, अगर किसी ने अपने मोबाइल फोन का बॉक्स संभाल कर रखा हुआ है, तो उस पर ना ये जरूर देख लेना, सार वैल्यू। सुना है कि नहीं किसी ने? नहीं सुना? हाँ, तो टेक्निकल टर्म है, जो भी बच्चा थोड़ा बहुत भी टेक्निक के बारे में जानता है, वो सबसे पहले ये कहेगा कि मैं सस्ते से सस्ता मोबाइल भी ले लूंगा, लेकिन उसकी जो सार वैल्यू है, इसको बोलते हैं, बस बस वो सार वैल्यू जो है वो कहलाता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट ह्यूमन बींग्स का फिक्स्ड होता है 2 से 10 के बीच में। तो अगर कोई लिख भी देता है ना, और अब क्या है बिल्कुल, मतलब जो 4 दिन पुरानी कंपनी है, जो चाइना से मंगाकर ठप्पा लगाकर बेच रहे हैं उस पर, वो भी 2 से 10 लिख देते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की गारंटी अच्छी कंपनीज ही देती हैं, जैसे सैमसंग हो गया या मोटोरोला हो गया, मतलब जो वेल ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं। नहीं, वो सब जने दे देते हैं, मुझे मालूम है, वो 2 से 10 लिख देते हैं भाई, नहीं होती। चलो ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
उन्होंने उन्होंने कुछ भी कर दिया हो, उन्होंने कुछ भी कर दिया हो, इसको कचरा समझा जाता है हमारे कंट्री को। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट का ध्यान नहीं रखा जाता और सस्ते रिजेक्टेड जो चिपसेट्स होते हैं ना, वो चिपसेट्स निकाल दिए जाते हैं कि दे दो चलेगा, यहाँ कोई पूछेगा ही नहीं। तो इसलिए मेन चीज ये है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, कि हमारी बॉडी कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है, वो चीज। तो वो चीज मतलब इंपॉर्टेंट होती है। चलिए जी, उसके बाद नोट करें कि द रेडिएशन प्रेशर इज गिवन एज, कुछ कह रहे थे प्रबल? हाँ, जो वाली बात कह रहे हैं वो है ये ज्यादा है कि आप लोगों के 8 बजे हमारी 7 अच्छा, नहीं मिल रही वो, नहीं मिल पा रही। यूजुअली अगर से 2 घंटे लेट चलता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको 10 बजे निकल रही है तो 10 जैसे आप 10 बजे ना, वो हमारे 10 बजे 12 बजे। चलिए ये चीज नहीं पता मेरे को। चेंज कर सकते हो विद हैबिट और लॉन्ग टर्म, बट जनरली टीनेजर हो अभी आप लोग, टीनेजर हो? क्या? 19 तक होता है? हाँ, अच्छा, अभी तो हो। हाँ हाँ, तो लेट एग्जिस्ट करते हैं 2021 अच्छा अच्छा। नहीं आ रहा ना, मैं पूछ लो। The radiation pressure is given as PR is equal to P, कैपिटल P लिखकर सबस्क्रिप्ट में स्मॉल r is equal to I अपॉन स्मॉल c। अब ये I क्या है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये हमारा रेडिएशन प्रेशर होता है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, देखो 10 प्रॉपर्टीज हैं, वो 10 प्रॉपर्टीज की मैं आपको फोटो खींचकर भेजूंगा, मतलब सीधा सीधा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। वो 10 की 10 प्रॉपर्टीज आप नोट कर लेना, यहीं तक जहां तक हमने करा है, इसके बाद वो नोट करेंगे। और उसके बाद कल मैं ना एक बार आप मैसेज चेक कर लेना, शाम को 6 या 6:15 बजे के आसपास मैसेज चेक कर लेना, कल रात को मैं 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स इसके आसान ही है, तो वो कल मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके। हाँ हाँ, वो ऑनलाइन ही होगी, अगर कोई आना चाहे तो आ सकते हैं। हाँ वो 9, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं रात को 9:15 बजे लूंगा, लेकिन ऑनलाइन रखेंगे उस क्लास को, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा समझ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरली न्यूमेरिकल्स जो है वो ऑनलाइन ही कर लेते हैं, तो सही हो जाता है, ठीक है। जूम तो यूज कर लेते होंगे ना, है ना, तो जूम पर है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बस इसमें न्यूमेरिकल्स हैं और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बचा हुआ है टॉपिक, छोटा सा ही है, खत्म है फिर ये चैप्टर। हाँ क्या कह रहे हो हमारे यहाँ? नहीं नहीं, बस यहाँ से वो उससे इंटेंसिटी, हाँ वहीं से स्टार्ट करें। हाँ, आई अपॉन सी एनर्जी ही हो जाएगी एक तरह से, एक तरह से एनर्जी ही हो जाएगी वो, है ना, क्योंकि वो नहीं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू सी था ना, हाँ एवरेज एनर्जी डेंसिटी, सी से सी कट जाएगा। एक्चुअली इंटेंसिटी क्या है? यू इंटू सी, और ये क्या है? सी सी से सी कट जाएगा, तो यू बचेगा, स्मॉल यू। स्मॉल यू मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी। वो ना छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसके बाद ये भी मतलब छोटा सा ही है, खत्म हो जाएगा और 1-2 क्लास में। और आपका ये इसके बाद ना वेव ऑप्टिक्स है, वो समझने वाला चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। रे ऑप्टिक्स नहीं, वेव ऑप्टिक्स भी और रे ऑप्टिक्स भी, रे ऑप्टिक्स ज्यादा बड़ा है। कोई बात नहीं, माता की शरण में जा रहे हो ना, तो कह देना मुझे शांति प्रदान करो। थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके ओके। और इसमें ना, ओके बाय।